क्या आप जानते हैं कि भारत के एक हिस्से में ऐसी परंपरा है जहां पर ऊंची जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से संबंध बनाते थे, लेकिन उनके बच्चों को अपना नाम तक नहीं देते थे। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि केरल के इतिहास का एक बहुत बड़ा और विवादित सच है, जिसका असर आज राजनीति तक देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे केरल की उस परंपरा की जिसे कुछ लोग संबंधम कहते हैं और कुछ इसे समाज का काला अध्याय मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी। केरल में नमुंद्री ब्राह्मण जो थे वो समाज में सबसे ऊंची जाति मानी जाती थी। और इस समाज में एक बड़ा ही अजीब नियम था। सिर्फ बड़े बेटे को ही अपनी जाति में शादी करने की अनुमति थी। बाकी भाइयों के लिए रास्ता पूरी तरह से जो वो समंदम ही था। यानी कि जो भी नमुंद्री ब्राह्मणों का सबसे बड़ा बेटा होता था, एल्डर, वो जो है सिर्फ ब्राह्मण जाति में ही विवाह कर सकता था। लेकिन उसके बाद जितने भी बेटे होते थे उन सभी को जो है अपने से नीची जातियों की महिलाओं से ही संबंध बनाना पड़ता था। इसके अलावा वहाँ ये जो संबंध बनाते थे वो नायर या फिर शूद्र जातियों की महिलाएं होती थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये होती थी इसमें कि इन रिश्तों से जन्मे बच्चों को पिता का नाम या फिर पिता की संपत्ति नहीं मिलती थी। वे अपनी माँ के परिवार में ही बड़े होते थे और पिता की जगह उनका पालन पोषण मामा के द्वारा ही किया जाता था। इसी तरह ये संबंधम परंपरा जो है लगातार ऐसे ही चलती रही। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सिर्फ आम जनता तक ही सीमित नहीं थी। इसमें जो बड़े बड़े राजे महाराजे होते थे या फिर अगर हम बड़े बड़े राजाओं की बात करें तो वो भी इसी परंपरा को ही अपनाते थे। कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि इसे नस्ल सुधार या फिर सामाजिक संतुलन के नाम पर सही ठहराया गया, लेकिन कुछ आलोचकों का यह मानना है कि ये असल में एक तरह का शोषण होता था, जहां पर जिम्मेदारी से बचते हुए संबंध बनाए जाते थे ताकि उनको अपने औलाद की या फिर अपने बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो ना उठानी पड़े। यानी संबंध तो थे लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं होती थी। अब देखिए संबंधम की जो शुरुआत थी यानी कि वो किस तरह से होती थी। पुरुषों के द्वारा महिला को एक कपड़ा और तेल का दिया भेंट किया जाता था, जिससे महिला को ये पता चलता था कि जो पुरुष उनके साथ संबंध बनाना चाहता है। इसके अलावा पुरुष घर के बाहर मड़म में नहाता था, खाना खाता। वह नायर परिवार के सदस्यों को छूता नहीं था, लेकिन उनकी महिलाओं के साथ जो है संबंध जरूर बनाता था। इसके अलावा जब पुरुष महिला के कमरे में जाता तो अपनी चप्पल बाहर छोड़कर जाता था। ये जो ब्राह्मण थे, यहाँ पर जो महिला के पति या फिर अगर कोई भी घर में आता, उनके लिए एक संकेत होता था कि जो अगर चप्पल बाहर पड़ी हुई है रूम के बाहर, इट मीन्स कि अंदर जो है वो ब्राह्मण जो है महिला के साथ संबंध बना रहा है। इट मीन्स कि उनको अंदर नहीं जाना है रूम में। तो ये बहुत ही अजीब प्रकार की एक ये पूरी परंपरा चलती थी। इसके अलावा अगर हम देखें मातृ सत्तात्मक व्यवस्था इसमें क्या थी। शादी या फिर संबंध के बाद जो महिलाएं थी वो अपने पिता के घर ही रहती थी। बच्चों की जिम्मेदारी पिता की नहीं बल्कि माँ और मामा की होती थी। मामा को कर्णवर कहा जाता था। इसके साथ ही नमुंद्री पिताओं पर बच्चों का कोई भी आर्थिक या फिर सामाजिक बोझ नहीं होता था। संपत्ति में उनका कोई हिस्सा नहीं था। यानी कि ये जो ब्राह्मण थे ये सिर्फ अपना एक तरह से खुद को सेटिस्फाई करने के लिए वहां पर संबंध बनाते थे। कोई इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती थी, ना ही महिला की और ना ही उस महिला से जन्मे बच्चे की जिम्मेदारी। अब देखिए इसमें दो दृष्टिकोण जो सामने आते हैं, एक होता है शोषण और दूसरा है आजादी। कुछ लोगों के द्वारा ये माना जाता है कि जो ये संबंधम की परंपरा है इसके जरिए महिलाओं का शोषण होता था। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो संबंधम की ये जो परंपरा थी, ये जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनकी आजादी है। यानी कि वो अपनी मर्जी से शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने जान पहचान वाले व्यक्ति से जिसे वो खास कर पसंद करती हैं उनके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकती, यानी कि उनके साथ संबंध बना सकती हैं। सुभाषिनी अली का मत क्या है शोषण के बारे में। नायर महिलाओं का उपयोग केवल यौन संतुष्टि के लिए होता था। पिता अपने ही बच्चों को छूते तक नहीं थे। मान लीजिए अगर किसी नमुंद्री ब्राह्मण ने किसी शूद्र महिला के साथ संबंध बनाया तो उसके बाद उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको वो ब्राह्मण छुएगा तक नहीं। लेकिन अब देखिए ये शोषण इसको माना जा रहा है कि एक तरह से खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ही सिर्फ उनके साथ संबंध बनाया जाता था। इसके अलावा दूसरा विचार आता है मनु पिल्लई का मत है, नंद कुमार का। उन्होंने इसको आजादी कहा है। यानी कि जो केरल में संबंधम की परंपरा, इसको एक महिलाओं की आजादी के नाम पर बढ़ावा दिया गया था। महिलाओं को अपना साथी चुनना और कभी भी तलाक लेने का अधिकार था।
विधवा होने पर दूसरी शादी की अनुमति होती थी। शादी कोई भी उनके लिए बंधन नहीं होता था। यानी कि यहाँ पर जो लड़कियां थी उनकी शादी 13 साल की उम्र में ही कर दी जाती थी, लेकिन वो रहती अपने पिता के घर ही थी। यानी कि वो उस लड़के से जिनके साथ उनकी शादी तय हुई या फिर विवाह हुआ था, उनको तलाक तुरंत दे सकती थी और वापस अपने घर लौट सकती थी। इसको एक तरह से आजादी, ऑटोनॉमी का एक तरह से इसको सिंबल कहा जाने लगा। इसके अलावा राज परिवारों में भी ये संबंध परंपरा आम थी। ये आम लोगों तक नहीं बल्कि राज घरानों को भी उनके द्वारा भी इसको सपोर्ट किया जाता था। कोच्चि के एक राजा थे 1881 में। 1881 में राजकुमार रामा वर्मा ने एक 16 वर्ष की लड़की यानी कि अपनी ही सौतेली बहन के साथ उन्होंने संबंध किया था। त्रावणकोर का राज परिवार, त्रावणकोर राज परिवार के पुरुषों के पिता स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण ही होते थे। यानी कि जो पिता थे वो तो ब्राह्मण थे, लेकिन जो उनकी माता या फिर जो भी उनकी महिलाएं होती थी वो ब्राह्मण जाति से संबंध नहीं रखती थी। इससे हमें क्या पता चलता है, देखने को ये मिल रहा है कि ये जो परंपरा है आम जनता से, हो सकता है ये राज परिवारों से शुरू हुई हो और धीरे धीरे आम जनता तक ये बढ़नी शुरू हो गई और आम जनता ने इसको अपनाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसका विवाद आखिर सामने क्या आता है कि ये नस्ल सुधार करने के लिए ऐसा संबंध बनाया जाता था। 17 दिसंबर 1960 को गुजरात यूनिवर्सिटी में आरएसएस नेता एमएस गोवलकर का भाषण क्या कहता है कि हमारे पूर्वजों ने इंसानों में भी क्रॉस ब्रीडिंग को अपनाया। इंसानी नस्ल को बेहतर बनाने के लिए पहला बच्चा नंबूंदरी ब्राह्मण से होता था। यानी कि अगर हम इस पूरी संबंधम की परंपरा को देखें तो इसको एक क्रॉस ब्रीडिंग का नाम भी दिया जा रहा है और इसको ऐसा कहा जाता है कि आज की राजनीति में इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है केरलम में। इसका संदर्भ क्या है? इसे उस समय के शोधकर्ताओं ने सामाजिक उत्सव को सही ठहराने का एक प्रयास किया था कि जो ये संबंधम परंपरा है वो किस तरह से एक तरह से क्रॉस ब्रीडिंग की तरह होती थी। यानी कि जो पूर्वज होते थे इंसान, उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग अपनाई, यानी कि अपनी नस्ल को अच्छा करने के लिए एक जगह से दूसरी जाति में, यानी कि एक जाति से दूसरी जाति में संबंध बनाने शुरू किए महिलाओं के साथ। तो इसको जो है एक तरह से नस्ल का सुधार करने के लिए इसको किया जाता था। इसके अलावा धीरे धीरे ये जो पूरी परंपरा थी संबंधम की, इसकी जो पतन की शुरुआत शुरू हुई जब भारत में ब्रिटिशों का हस्तक्षेप होता है और पारिवारिक कलह शुरू हो जाता है। अंग्रेजों ने इस प्रथा को अनैतिक का और महिलाओं को रखेल करार कर दिया। जो ऐसी महिलाएं जो भी थी जो संबंध बनाती थी नमूंद्री ब्राह्मणों के साथ, उनको रखेल का नाम दिया गया। इसके अलावा परिवार बड़े होने लगे, संयुक्त संपत्ति को लेकर फिर बहुत ज्यादा विवाद बढ़ने लगे, क्योंकि जब ये सिर्फ एक तरह से आम जनता में ये परंपरा थी, उस समय पर जो बच्चा होता था उसका पिता की संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन अब जो है उस यानी कि उस महिला से जो बच्चा हुआ और जिस भी ब्राह्मण का वो बच्चा था उसको अपना परिवार बनाना पड़ता था और ऐसे में परिवार बड़े होने लगे। फिर संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर काफी ज्यादा डिस्प्यूट बढ़ने लगे। 1897 से 1907 के बीच त्रावणकोर में संपत्ति कला के करीब 500 मामले दर्ज किए गए थे। यानी कि धीरे धीरे ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद इसको खत्म करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, नायर एक्ट 1912 और 1925 में। इस एक्ट में क्या था? ये जो एक्ट था ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। जब भारत में ब्रिटिश सरकार राज कर रही थी, यानी कि ब्रिटिश भारत में राज करते थे, उस समय पर ऐसी परंपराओं को काफी खत्म किया गया था। तो उन्होंने एक एक्ट लाया, नायर एक्ट। पत्नी और बच्चों को संपत्ति भरण पोषण का कानूनी अधिकार मिल गया था। विशाल थरावट यानी कि संयुक्त परिवार के बंटवारे की अनुमति दी गई। संबंधम को कानूनी शादी की मान्यता मिली है। इसके बाद बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, यानी कि एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते थे पुरुष और ना ही महिलाएं कर सकती थी, जिसने परमाणु परिवार को जन्म दिया, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि छोटे परिवार होते गए फिर से। ये दो एक्ट जो है 1912 और 1925, इन्होंने धीरे धीरे इस संबंधम प्रथा को खत्म करना शुरू कर दिया। अब अगर हम देखें कि इसका राजनीति पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है इस परंपरा का, तो वामपंथी आंदोलन का उदय होता है। पिछड़ी जातियों और नायरों के युवाओं में पारंपरिक सामंती यौन शोषण के खिलाफ काफी भारी रोष पैदा हुआ था। वीटी भट्टाथिरीवाद जैसे जितने भी समाज सुधारक थे, उन्होंने ब्राह्मण को इंसान बनाओ का नारा दिया था। EMS नंबूंद्रीपाल जो खुद उसी समुदाय से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस असंतोष को भूमि सुधार
और कम्युनिस्ट विचार में बदल दिया था। यानी कि आज भी ये जो मुद्दा है केरल की राजनीति सामाजिक बहस में काफी उठता रहता है। वामपंथी और सामाजिक सुधार आंदोलन इन प्रथाओं को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम इतिहास से पूरी तरह बाहर निकल पाए हैं या फिर इतिहास आज भी लोगों को उसी तरह से जकड़ कर रखा हुआ है। आधुनिक राजनीति और चुनावी जनसंख्या अगर हम देखें यानी कि इलेक्टोरल डेमोग्राफिक्स आज के समय पर क्या है, आज केरल में हमें 15% नायर, ब्राह्मण सिर्फ 2% और नमुंद्री केवल 1% ही देखने को मिलते हैं। इससे इससे थोड़ा क्या रिजल्ट निकाला जा सकता है कि जो संबंधम परंपरा थी कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा रोल है ब्राह्मणों की एक तरह से जनसंख्या को बढ़ाने में। इसके अलावा सबरीमाला विवाद 2018, उसके बाद नायर वोट बैंक में बहुत बड़ा बदलाव आया। यानी कि जो नायर जितनी भी नायर कम्युनिटी थी उन्होंने एक पर्टिकुलर जो राजनीतिक दल उसको वोट देना शुरू किया और खुद के लिए एक बदलाव का रास्ता चुना। इसके अलावा 2019 में चुनाव में 43% नायरों ने बीजेपी को वोट दिया। 2024 में बीजेपी ने पहली बार त्रिशूर सीट जीती थी और वहां पर केरलम में अपनी एक तरह से गवर्नमेंट की शुरुआत की थी। इसके अलावा अगर हम देखें ये चरम शोषण और नंगेली का बलिदान कहा जाता है इसको। यानी कि इसके बाद अगर हम देखें धीरे धीरे जो है इस पूरी परंपरा का जो प्रभाव था वो हमें आम जनता से लेकर राजाओं तक, राजाओं के बाद धीरे धीरे राजनीति में देखने को मिला कि किस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने के लिए या फिर एक पॉपुलेशन को पूरी तरह से वोट बैंक बनाया जा रहा है आज के समय पर। तो दोस्तों क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा थी या फिर समाज का ऐसा सच जिसे हम भूलना चाहते हैं? आप इस परंपरा के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही अनसुने और चौंकाने वाले सच जानने हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।